रात के तकरीबन 2 बजे थे। कल्पना ने अपना कई दिनों से खाली पड़ा घड़ा उठाया और उसे साड़ी के पल्लू से ढककर दबे पैर घर से चल पड़ी। करीब 15 मकानों के बाद वह एक कोठी के सामने रुक गई। कल्पना को कोठी की एक खिड़की खुली नजर आई। उसने धीरे से पल्ला धकेला तो खिड़की खुल गई। उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। वह उस खिड़की को फांदकर कोठी में घुस गई। कोठी के अंदर पंखों व कूलरों की आवाजों के अलावा एकदम खामोशी थी। लोग गहरी नींद में सो रहे थे। कल्पना एक कमरा पार करके दूसरे कमरे में पहुंची। वहां अलमारी खुली थी जिसमें से नोटों की गड्डियां व सोने के गहने साफ दिखाई दे रहे थे। कल्पना उन्हें नजरअंदाज करती हुई आगे बढ़ गई और तीसरे कमरे में पहुंची। वहां कई टंकियों में पानी भरा हुआ था। कल्पना ने अपना घड़ा एक टंकी में डुबोया और पानी भरकर जिस तरह से कोठी में दाखिल हुई थी उसी तरह से पानी लेकर अपने घर लौट आई। पानी ले आई कल्पना। जब मैंने देखा कि घड़ा घर पर नहीं है तो सोचा कि तू पानी लेने ही गई होगी, कल्पना के अधेड़ पति शंकर ने कहा, जो 2 महीने से मलेरिया से पीड़ित होकर चारपाई पर पड़ा था। जी, पानी मिल गया। आप पानी पीकर अपनी प्यास बुझाएं। मैं दूसरा घड़ा भर कर लाती हूँ। अजीत उठे तो उसे भी पानी पिला दीजिएगा, कल्पना ने पानी से भरा गिलास देते हुए कहा। शंकर ने पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई। 2 दिनों से इस घर के तीनों लोगों ने एक बूंद पानी भी नहीं पिया था। अजीत तो कल्पना का दूध पी लेता था, मगर कल्पना और शंकर प्यास से बेचैन हो गए थे। कल्पना ने पानी से भरा हुआ दूसरा घड़ा भी लाकर रख दिया। जब वह तीसरा घड़ा उठाकर बाहर जाने लगी तब शंकर ने पूछा, आज भीड़ नहीं है क्या? तूने पानी पिया? टैंकर कहाँ खड़ा है? क्या आज सरपंच ने टैंकर अपने घर में खाली नहीं किया? आप आराम कीजिए, मैं अभी यह घड़ा भी भर कर लाती हूँ, कहकर कल्पना तीसरा घड़ा उठाकर चली गई। इस बार भी कल्पना उसी तरह कोठी में दाखिल हुई और घड़ा टंकी में डुबोया। घड़े में पानी भरने की आवाज से अब की बार कोठी का कुत्ता जागकर भौंकने लगा। तभी कल्पना को बासी रोटी के टुकड़े एक थाली में पड़े दिखाई दिए। कल्पना ने रोटी का टुकड़ा उठाकर कुत्ते की ओर फेंका और घड़ा उठाकर तीर की मानिंद कोठी के बाहर हो गई। तभी एक काले से आदमी ने वहां आकर तेज आवाज में कल्पना से पूछा, कौन हो? कल्पना बिना कुछ कहे आगे बढ़ती गई। वह आवाज पहचान गई थी। वह सरपंच राम सिंह ठाकुर की आवाज थी। सरपंच ने कल्पना का पीछा करते हुए कहा, चोर कहीं की, पानी चोर, शर्म नहीं आती पानी चुराते हुए? इतना कहकर सरपंच ने कल्पना को दबोच लिया। उसने खुद को छुड़ाना चाहा तो सरपंच बोला, मैं अभी पानी चोर कहकर शोर मचाकर सारे गांव वालों को जमा कर दूंगा। भलाई इसी में है कि तू वापस कोठी चल और मुझे खुश कर दे। मैं तेरी हर मुराद पूरी करूंगा। चल हट, हाथ छुड़ाते हुए कल्पना ने कहा। सरपंच ने जब देखा कि कल्पना नहीं मान रही है तो उसने चोर चोर, पानी चोर कहकर जोर जोर से आवाजें लगानी शुरू कर दी। आवाज सुनकर गांव वाले लाठी व फरसा लेकर कोठी के पास जमा हो गए। कुछ लोग लालटेनें लेकर आए। मामला जानने के बाद कुछ लोग कल्पना से हमदर्दी जताते हुए कह रहे थे कि बेचारी क्या करती, 2 दिनों से उसे पानी नहीं मिला था।
दूसरी ओर सरपंच के चमचे कह रहे थे कि इस पानी चोर को पुलिस के हवाले करो, ऐसा मत करो, बेचारी गरीब है, छोड़ दो बेचारी को। एक बूढ़ी औरत ने हमदर्दी जताते हुए कहा। किसी ने कल्पना के पति शंकर को जाकर बताया कि कल्पना सरपंच के घर से पानी चुराते हुए पकड़ ली गई है और उसे थाना ले जा रहे हैं। बीमार शंकर भागा भागा आया और सरपंच के पैरों पर गिरकर कल्पना की ओर से माफी मांगने लगा, मगर ठाकुर ने उसे पैरों की ठोकर मार दी और कल्पना को लेकर थाने की ओर चल पड़ा। बेचारा शंकर यह सदमा बर्दाश्त न कर सका और वहीं हमेशा के लिए सो गया। कल्पना को लेकर जब सरपंच और उसके चमचे थाने पहुंचे तो थानेदार ने पूछा, क्या हो गया? यह लड़की कौन है? इसे बांधकर क्यों लाए हो? सरपंच ने थानेदार को नमस्ते करते हुए कहा। जी, मैं गांव डोगरपुर का सरपंच ठाकुर राम सिंह हूँ। इस औरत ने मेरी हवेली में घुसकर चोरी की है। मैंने इसे रंगे हाथों पकड़ा है और आपके पास शिकायत करने आया हूँ। सरपंच ने कहा। कितना माल, यानी मेरा मतलब है कि कितना सोना चांदी व रुपए चोरी किए हैं इसने? थानेदार ने पूछा। जी, रुपया सोना चांदी नहीं, इसने तो एक घड़ा पानी मेरे घर में घुसकर चुराया है। समूचे इलाके के लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। वे 15 किलोमीटर पैदल चल कर मुश्किल से एक घड़ा पानी लेकर लौटते हैं। इसकी हिम्मत तो देखिए साहब, खिड़की फांद कर पानी चुरा कर ले जा रही थी। सरपंच ने बताया। क्या चाहते हो तुम? आप रिपोर्ट लिखकर इस औरत को जेल भेज दो, सरपंच ने कहा। जाओ मुंशी जी के पास रिपोर्ट लिखवा दो। मुंशी जी, रिपोर्ट लिखाने से पहले सरपंच को अच्छी तरह समझा देना, थानेदार ने मुंशी जी को आवाज लगाकर कहा। मुंशी जी ने सरपंच को एक ओर ले जाकर उसके कान में कुछ कहा। अरे हेड साहब, मैं कई सालों से सरपंच हूँ। मैं यह अच्छी तरह जानता हूँ कि बिना लिए दिए आजकल कोई काम नहीं होता है। सरपंच ने जेब से नोटों की 2 गड्डियाँ निकालकर मुंशी जी के हवाले कर दी। मुंशी जी ने सरपंच की एफआईआर दर्ज कर ली। कल्पना को थानेदार के सामने पेश किया। श्रीमान जी, ये वही लड़की है जिसने मेरे घर से एक घड़ा पानी चुराया है। थानेदार ने कल्पना को नीचे से ऊपर तक घूरा और बोला। क्या तूने चोरी की? प्रश्नवाचक चिन्ह। चोरी करते वक्त तुझे शर्म नहीं आई? कल्पना पत्ते की तरह कांप रही थी। उसके रोने से मुरझाए हुए चेहरे पर आंसुओं की लाइनें नजर आ रही थी। दूसरे दिन कल्पना को अदालत में पेश किया गया। वहां सरपंच के साथ उसके चमचे कल्पना के खिलाफ गवाही देने के लिए आए हुए थे। पुलिस ने पानी से भरा हुआ वह घड़ा अदालत में पेश किया, जो कल्पना के पास से जब्त किया गया था। जज ने सबसे पहले कल्पना की ओर देखा, जो कटघरे में सिर नीचा किए खड़ी थी। अदालत ने गवाहों के लिए पुकार लगवाए। सरपंच के चमचों ने अदालत को बताया कि कल्पना ने पानी चुराया, जिसे सरपंच ने रंग हाथों पकड़ लिया, मगर मौके पर कोई गवाह नहीं था। सभी गवाहों ने यही बताया कि सरपंच ने उन्हें बताया। इस भयंकर गर्मी में गांव के सारे कुएं, हैंडपंप व तालाब सूख गए हैं। एक एक बूंद पानी के लिए गांव वाले तरस रहे हैं।
प्यास से मर रहे हैं। पंचायत ने गांव में पानी का इंतजाम किया है। हमारे गांव में पानी के लिए सिर्फ 2 टैंकरों का इंतजाम है, जिसमें से एक टैंकर सरपंच अपने घर खाली करा लेता है, जिसे वह चोरी से बेचता है। दूसरे टैंकर का पानी गांव वाले छीना झपटी करके लेते हैं। मैं वह अभागी औरत हूँ जिसे कई दिनों से एक बूंद पानी नहीं मिला। बीमार पति घर में है। मैं सरपंच के घर से अपने हिस्से का पानी ही लाई हूँ। मेरी बातों पर यकीन न हो तो इन गांव वालों से पूछ लीजिए। मैं अदालत से गुजारिश करती हूँ कि मैं पानी चोर नहीं हूँ, बल्कि असली पानी चोर तो सरपंच है। सरपंच के घर की टंकियां पानी से भरी पड़ी हैं। अदालत में गांव वालों ने भी कहा कि यह बात सच है। कल्पना सही कह रही है। वह 50 रुपए प्रति घड़े की दर से पानी बेचता है। अभी इस वक्त भी सरपंच के घर पानी के लिए ग्राहकों की लंबी कतार लगी है। सरपंच बगले झांकने लगा। जज को सरपंच व पुलिस की जालसाजी की बू इस मुकदमे में आने लगी। कल्पना को अदालत ने बाइज्जत बरी कर दिया और असली चोर को पकड़ने के लिए जांच के आदेश जारी कर दिए गए। कल्पना जब अपने गांव पहुंची तो उसे पता चला कि किसी ने रात में ही उसके पति शंकर, जो सदमे से उसी दिन चल बसा था, की लाश फूंक दी थी। जब कल्पना अपने घर पहुंची तो उसका अबोध लड़का अजीत भी हमेशा के लिए सोया हुआ मिला। कल्पना ने जैसे ही अपने बेटे की लाश को देखा तो उसकी जोर से चीख निकल पड़ी। अजीत, अजीत कह कर वह बेहोश हो गई। गांव वाले जो कल्पना के खिलाफ थे, अब सरपंच के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। पानी चोर सरपंच, पानी चोर, असली चोर सरपंच।